हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। इस समय हम लोग मध्यकालीन इतिहास के दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, इन सभी वंशों के प्रैक्टिस सेट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में हैं और ये इतिहास विषय से जुड़े हुए हैं, जो सभी परीक्षाओं चाहे वह टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, जूनियर सहायक अध्यापक, यूपी टेट जूनियर तथा बीएड एंट्रेंस एवं अन्य सभी परीक्षाओं हेतु बहुत ही उपयोगी हैं। चाहे वो आरओ, एआरओ तथा पीसीएस जैसी सभी परीक्षाओं में क्वेश्चंस यहाँ से उठाए जाते हैं। तो इसमें हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट 5 के तहत, जिसमें सैयद वंश से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को समाहित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, जो एमसीक्यू रूप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में है। ये सैयद वंश से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं, चूँकि दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश चौथा वंश था, तो इससे जुड़े हुए भी कुछ क्वेश्चंस परीक्षाओं में उठाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन है सैयद वंश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का जो संस्थापक था वह खिज्र खां था। चूँकि तैमूर के आक्रमण के समय खिज्र खां ने ही तैमूर की काफ़ी मदद की थी, इसलिए अपने जीते हुए क्षेत्रों दीपालपुर, मुल्तान तथा लाहौर का सूबेदार बनाकर तैमूर ने खिज्र खां को सूबेदार बनाकर स्वदेश वापस चला गया था। और इसी खिज्र खां ने 1414 ईस्वी में एक नए वंश सैयद वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पर अधिकार करने के लिए खिज्र खां को किससे लड़ना पड़ा? तो दिल्ली पर अधिकार करने के लिए खिज्र खां को किससे लड़ना पड़ा था? तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है, नासिरुद्दीन महमूद, तुगलक, मल्लू इकबाल खां, मुबारक शाह, दौलत खां। तो इसको दौलत खां से लड़ाई लड़नी पड़ी थी, किसे? खिज्र खां को, सैयद वंश की स्थापना के समय। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां खुद को किस वंश का मानता था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां स्वयं को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज मानता था। ये क्वेश्चन आया हुआ है। सैयद वंश के इतिहास के बारे में निम्नलिखित कथन कि उनका इतिहास न तो खिलजियों की निर्भीक साम्राज्यवादी सफलताओं और न तुगलकों की भांति नवीन प्रशासनिक प्रयोगों द्वारा विभूषित था, फिर भी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में यह एक विभाजक है जो भारतवर्ष के पतन की ओर बढ़ते हुए चरणों का सूचक है। जिस समय विकेंद्रीय वृत्तियों की शक्ति ने एक शक्तिशाली केंद्रित राजतंत्र की भावना के स्थान पर क्षेत्रीयता तथा प्रांतीयता के शासन पर अपना सिक्का जमाया। किस इतिहासकार का कथन है, ये पूछा जा रहा है। तो ये कथन है हबीब निजामी का। हबीब निजामी ने ही इन बातों को कहा था तुगलक सुल्तानों के संबंध में, यानी ऑप्शन सी सही है। सैयद वंश के शासकों ने दिल्ली पर कितने वर्ष तक शासन किया था? तो ये आसान क्वेश्चन जो सामान्य परीक्षाओं में भी आता है, तो ये कुल 37 वर्ष तक शासन किए थे। और संपूर्ण दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक खिलजी वंश के शासकों ने शासन किया था, 30 वर्षों तक। अगला होता है, खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर किस उपाधि के साथ शासन कार्य का संचालन किया? तो इसने यानी खिज्र खां ने रैयत आला की उपाधि के साथ शासन कार्य किया, शासन संचालन किया था। यह सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था। निम्नलिखित में किसके प्रतिनिधि के रूप में शासन करते हुए खिज्र खां निरंतर राजस्व भेंट करता रहा? तो यह जो शाहरुख है वह तैमूर का पुत्र था, इसी को यह सदैव राजस्व या कर या भू राजस्व भेजा करता था। खिज्र खां द्वारा अपने सिक्कों पर तुगलक शासकों का नाम खुदवाने के पीछे मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मूल उद्देश्य था, तुर्क और अफगान सरदारों को खुश रखना, प्रजा की सहानुभूति प्राप्त करना। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। खिज्र खां द्वारा किए गए सैन्य अभियानों का उद्देश्य था। खिज्र खां द्वारा किए गए सैन्य अभियानों का उद्देश्य क्या था? तो खिज्र खां राज्य विस्तार, विद्रोहों पर नियंत्रण, सल्तनत की सत्ता को मजबूत करना, यानी कि साम्राज्य विस्तार जैसे उसकी कोई भावना नहीं थी, लेकिन विद्रोहों पर नियंत्रण तथा सल्तनत की सत्ता को मजबूत करना, यानी कि जगह जगह विद्रोह भी हो रहे थे और सल्तनत की सत्ता को मजबूत करने के उद्देश्य से भी उसने सैन्य अभियानों को किया था। यानी कि जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन डी, बी और सी हो जाएगा, बी और सी। अगला क्वेश्चन, खिज्र खां को प्रत्येक वर्ष राजस्व की वसूली के लिए अपने जागीरदारों के विरुद्ध सैन्य अभियान पर जाना पड़ता था। ऐसी स्थिति में वे जागीरदार जो विरोध करने में
अक्षम रहते थे, लगान दे दिया करते थे। जो विरोध करना चाहते थे वे अपने को किले में बंद कर लेते थे और पराजित होने के बाद ही राजस्व देते थे। निम्नलिखित में किसके विरुद्ध खिज़्र खां ने सैन्य अभियान नहीं किया था? तो ये कई राज्यों, कई सूबों के नाम दिए गए हैं। इसमें कटेहर, इटावा, जलेसर, खोर, ग्वालियर, बयाना, बंगाल, मेवात, बदायूं दिया गया। तो इसमें जो बंगाल था ये ऑप्शन सही है। यहाँ से वह यानी कि सैन्य अभियान किया था। अगला है, खिज़्र खां ने 51 सूबों को सिकों जिला में विभाजित किया। इस विभाजन के पीछे खिज़्र खां का मुख्य उद्देश्य था, यानी कि अपने सूबों को सिकों में इसने विभाजित किया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था विभाजित करने का वह स्थानीय वफादारी में वृद्धि करना, यानी कि लोग इससे वफादार रहें लोगों के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मई 1421 को खिज़्र खां की दिल्ली में मृत्यु हो गई। खिज़्र खां की प्रशंसा में निम्नलिखित कथन की उसके शासन में जनता प्रसन्न और संतुष्ट थी और इस कारण युवा और वृद्ध, दास और स्वतंत्र सबने उसकी मृत्यु पर काले वस्त्र पहनकर दुख प्रकट किया। किस इतिहासकार का यह कथन है? तो यह इतिहासकार हैं फरिश्ता, उनके द्वारा यह कहा गया। बदायूं अफीफ स्मिथ के नहीं बल्कि फरिश्ता के द्वारा यह वाक्य कहा गया। सैयद वंश का अगला शासक खिज़्र खां का पुत्र मुबारक शाह हुआ। इसने निम्नलिखित में किस उपाधि को धारण किया? तो मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की। इसने कई उपाधियां धारण की जिसमें शाह और सुल्तान ये दोनों उपाधियां थी इसकी। नेक्स्ट है, मुबारक शाह के बारे में कौन सा कथन सही है? विदेशी स्वामित्व को नकारा, अपने नाम से खुतबा पढ़वाया, सिक्कों पर तुगलक शासकों की जगह स्वयं का नाम खुदवाया। तो इसमें कहीं न कहीं जब मुबारक शाह सुल्तान बनता है तो विदेशी स्वामित्व को नकारता है, अपने नाम से खुतबा पढ़वाता है, जबकि इसका जो पिता था खिज़्र खां वह शहरूख और तैमूर के नाम से सिक्के जारी करवाता था तथा खुतबे में भी शहरूख का नाम पढ़वाता था। लेकिन इन सारी प्रथाओं को मुबारक शाह त्याग करके सिक्कों पर तुगलक शासकों की जगह स्वयं के नाम को अंकित करवाया, विदेशी स्वामित्व को नकारा तथा अपने नाम से खुतबा पढ़वाया। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी यानी कि सभी ऑप्शन सही हैं। निम्नलिखित समकालीन प्रतिद्वंदियों में मुबारक शाह को सर्वाधिक खतरा किससे था? तो समकालीन प्रतिद्वंदियों में मुबारक शाह को पश्चिम में खोखरों से, उत्तर पश्चिम सीमा खोखरों से जो है कि सर्वाधिक खतरा था और मालवा के शासक थे तथा जौनपुर के जो सरकी सुल्तान थे इब्राहिम शाह सरकी, इन सभी शासकों से इसको खतरा था। इस प्रकार हमारा ऑप्शन उपयुक्त सही हो जाएगा। निम्नलिखित मुबारक शाह के समकालीन शासकों के जोड़ों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पश्चिम में जो शासक थे वह जसरत यानी खोखर नेता जसरत थे और मालवा में जो थे वह हुसंग शाह थे। जौनपुर का इब्राहिम शाह सरकी सुल्तान था। लेकिन जो डी ऑप्शन है ये आदिल शाह ये सही नहीं सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है, मालवा के शासक हुसंग शाह और जौनपुर के शासक इब्राहिम द्वारा मुबारक शाह के विरुद्ध सैन्य अभियान करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य जो था वह दिल्ली पर अधिकार करना था। चूँकि ये उत्तरकालीन ये जो सैयद सुल्तान थे ये काफ़ी कमज़ोर थे और इनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठा करके ही ये दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे। जौनपुर के सरकी सुल्तान और मालवा के शासक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 19 फरवरी 1434 को किसके द्वारा मुबारक शाह की धोखे से हत्या कर दी गई? तो मुबारक शाह की हत्या उसके वजीर मलिक सरवर या सरवर उल मलिक के द्वारा कर दी जाती है, यानी कि ऑप्शन जो उसका वजीर था उसी ने धोखे से मुबारक शाह की हत्या करवा देता है। अगला जो क्वेश्चन है, मुबारक शाह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो मुबारक शाह के बारे में जो कथन सही नहीं है, सैयद वंश का सबसे महान शासक था, कथन सही नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन ए सही है। ये सैयद वंश का सबसे महान शासक हुआ। इसने 1433 में मुबारकाबाद नामक नवीन नगर की नींव डाली है। यह भी सही है, अपने नाम से ही इसने मुबारकाबाद नामक एक नगर बसाया
ऑप्शन सी, इतने प्रसिद्ध इतिहासकार याहया बिन अहमद सरहिंदी को इसने संरक्षण प्रदान किया। ये ऑप्शन भी सही है, चूँकि याहया बिन अहमद सरहिंदी ने मुबारक शाह के नाम पर ही अपने ग्रंथ का नाम तारीख़ मुबारक शाही रखा। इस प्रकार ये तीनों ऑप्शन तो सही हैं, लेकिन जो ऑप्शन डी है, इसने तारीख़ मुबारक शाही नामक अपनी आत्मकथा, तो ऐसी कोई आत्मकथा इसने नहीं लिखा था, इसलिए हमारा ऑप्शन जो सही होगा ये डी, इन 4 ऑप्शनों में सही नहीं है। अगला क्वेश्चन होता है, मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा मोहम्मद बिन फरीद खान मोहम्मद शाह की उपाधि के साथ अगला सैयद वंश का शासक बना। मोहम्मद शाह के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो वह अयोग्य एवं विलासी प्रवृत्ति का शासक था। ये ऑप्शन मोहम्मद शाह के लिए सही है। इसने वजीर सरवर उल मुल्क की हत्या करवाकर कमाल उल मुल्क को अपना वजीर बनाया। चूँकि इसी वजीर सरवर उल मुल्क ने मुबारक शाह की हत्या करवाया था, इसलिए इस मोहम्मद शाह ने कमाल उल मुल्क से मिल करके सरवर उल मुल्क की हत्या करवा दी और इसे ही अपना वजीर बना लिया। इसने मुल्तान के सूबेदार बहलोल लोदी को मालवा के शासक के विरुद्ध सहायता के लिए दिल्ली बुलाया था। तो ये ऑप्शन भी सही है, यानी कि इसमें ये जो जितने भी ऑप्शन हैं 1, 2, 3 सारे ऑप्शन सही हैं, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन होता है, प्रसिद्ध तिलपत का युद्ध लड़ा गया। तो प्रसिद्ध जो तिलपत का युद्ध था वह किसके किसके बीच लड़ा गया? तो मोहम्मद शाह और मालवा के शासक महमूद के बीच, मोहम्मद शाह और बहलोल लोदी के बीच। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, मोहम्मद शाह और बहलोल लोदी में कोई युद्ध नहीं हुआ था, मोहम्मद शाह और जौनपुर के सर के शासकों के बीच। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। इसका जो ऑप्शन सही है वह मोहम्मद शाह और मालवा के शासकों महमूद के बीच तिलपत का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसको मोहम्मद शाह सैयद ने अपना पुत्र कहकर पुकारा तथा खाने खाना की उपाधि प्रदान की? तो खाने खाना की उपाधि इसने बहलोल लोदी को, अर्थात बहलोल खां लोदी को इसने खाने खाना की उपाधि दी एवं इसे अपना पुत्र कह करके पुकारा। अर्थात इन दोनों में काफ़ी निकटस्थ या निकट संबंध हो गए थे और बहलोल खां लोदी मोहम्मद शाह जो शासक था उसका काफ़ी विश्वास जीता और उसका काफ़ी करीबी बन गया। तो इसीलिए सुल्तान मोहम्मद शाह ने इसे अपना पुत्र कहा तथा खाने खाना की उपाधि भी प्रदान की बहलोल लोदी को, बहलोल खां लोदी को। मोहम्मद शाह के बाद उसका पुत्र अलाउद्दीन आलम शाह अगला सैयद वंश का शासक हुआ। उसने अपने वजीर हमीद खां से झगड़ा कर दिल्ली छोड़कर चला गया, जहां वह मृत्यु पर्यंत रहा। तो सैयद वंश का जो अंतिम शासक है अलाउद्दीन आलम शाह, वह दरबारी गुटबाजी तथा विद्रोह एवं आक्रमणकारियों से इतना विवश हो गया था कि वह दिल्ली दरबार को छोड़ करके अपने दो सालों को सत्ता सौंप करके स्वयं बदायूं चला गया था। तो इसका उत्तर बदायूं होगा और बदायूं में जाकर के ही वह रह गया और बदायूं में ही उसकी मृत्यु हो जाती है और बदायूं का ही वह इसके पूर्व सूबेदार रह चुका था और शासन सत्ता बहलोल खां लोदी को सौंप देता है। इस प्रकार फ्रेंड्स सैयद वंश से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये हमने अपनी प्रैक्टिस से 5 के तहत आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया। चूँकि सैयद वंश एक छोटा वंश है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बहुत ही कम समय तक रहा और इसके शासक बहुत प्रसिद्ध नहीं रहे, बल्कि इन शासकों के समय में ही भारत अर्थात दिल्ली सल्तनत से अनेक राज्य स्वतंत्र होते चले जा रहे थे और इस प्रकार कहीं न कहीं दिल्ली सल्तनत के पतन में सैयद शासकों की जो लापरवाही थी, जो अयोग्यता थी, वह दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए कारण बनती चली गई। तो इस पर फ्रेंड्स सैयद वंश से जुड़े हुए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब अगली वीडियो में हम लोदी वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के पुनः उपस्थित होते हैं। तब तक आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से बाकी प्रैक्टिस सेट जो सभी विषयों इतिहास के ऑब्जेक्टिव, जीएस के प्रश्न तथा डिटेल वीडियोस भी उपलब्ध हैं, उसे आप सुने और उसका लाभ लें। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक्स, नमस्कार।